हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। जैसा कि आपको पता है कि कल्पाक्ष की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है 300 दिन हार्ड चैलेंज का, जिसमें आपके लिए लगातार अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस की, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो इसमें जो फेसबुक के संस्थापक का नाम पूछा गया है, उनका नाम है मार्क जकरबर्ग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और डैश 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 ने की थी। तो जो गूगल कंपनी है उसकी स्थापना का वर्ष भी दिया गया है 1998 में। उसके अलावा जो दो व्यक्तियों ने इसकी स्थापना करी थी, उसमें से एक का नाम दिया गया है लैरी पेज, सेकेंड का नाम हमसे पूछा गया है। तो सेकेंड का नाम है सर्गेई ब्रिन। जो चार ऑप्शन है उसमें से जो सर्गेई ब्रिन है, दोनों ने मिलकर गूगल कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है बायोटेक भारतीय कंपनी बायोकॉन के संस्थापक कौन है। यदि हम बात करें भारतीय कंपनी बायोकॉन की, तो इसकी स्थापना करी थी किरण मजूमदार शो ने। इंदु जैन, किरण मजूमदार शो, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ये भारत के जाने माने उद्योगपति है। उसमें से किरण मजूमदार शो ने बायोकॉन कंपनी की स्थापना करी थी। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी। तो आशीष कुमार चौहान, प्रेमचंद रायचंद, विक्रमजीत सेन, रायचंद दीपचंद। तो इसमें से जो प्रेमचंद रायचंद है, इन्होंने बीएसई की स्थापना करी थी। यदि हम शेयर मार्केट की बात करें, इंडियन शेयर मार्केट की, तो इसमें एक होता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी थी प्रेमचंद और रायचंद, मतलब पूरा नाम उनका प्रेमचंद रायचंद है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी और इसके संस्थापक के नामों का सही मिलान वाला जोड़ा चुने। इसमें से चार जोड़े दे चुके हैं कंपनी और उसकी स्थापना करने वालों के। उसमें से जो हमको सही नाम चुनना है, तो आईटीसी जीडी बिरला, विप्रो मोहम्मद हाशिम प्रेम जी, और रिलायंस मुकेश अंबानी, और इन्फोसिस अजीम प्रेम जी। इसमें से जो विप्रो है उसकी स्थापना करी थी मोहम्मद हाशिम प्रेम जी ने। विप्रो की स्थापना करी थी मोहम्मद हाशिम प्रेम जी ने। रिलायंस की स्थापना करी थी धीरूभाई अंबानी ने। और आईटीसी की स्थापना करने वाले जो थे ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनी थी। इसके अलावा इन्फोसिस की स्थापना करने वालों में अजीम प्रेम जी के अलावा आपके अजीम प्रेम जी नहीं, नारायण मूर्ति, नंदन नीलकणी, एचडी शिबूलाल के अलावा भी बहुत से व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर इन्फोसिस कंपनी की स्थापना करी थी। पांचवें क्वेश्चन के बाद हम चलेंगे अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, सीवी रमन के योगदान की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो है 28 फरवरी 28 फरवरी। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो सीवी रमन के योगदान की स्मृति में। तो सीवी रमन जो थे हमारे भारत के जो भौतिकी विज्ञान के जाने माने वैज्ञानिक थे, इनके नाम के ऊपर ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 7वें नंबर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करें, तो यह बनाया जाता है 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 9 अगस्त और 16 सितंबर। इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर के दिन ओजोन डे बनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। तो वो बनाया जाता है 22 जून, 20 मई, 17 मई और 22 मई। इन चारों में से इसका जो सही आंसर है वो है आपका 22 मई। तो 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन पे इसमें पूछा गया है हर साल कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डे में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 5 जून। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। 9वें के बाद हम बात करेंगे अब 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश 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 की जयंती को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो नर्स दिवस बनाया जाना वाला, मतलब जो दिन बनाया जाता है नर्स दिवस, वो किसके नाम पर बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है आपका
चार ऑप्शन में से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है नर्स, इनके नाम पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसके बाद चलेंगे हम 11वें क्वेश्चन पे। 11वां जो बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है? ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी सैयद अब्दुल रहीम, ऑप्शन नंबर डी कपिल देव और ऑप्शन नंबर डी ध्यानचंद। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है, वो बनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। पहले जब भारत में सबसे बड़ा जो खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम भी चेंज करके किसके नाम पर रखा गया है? वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद हम बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए बस्तर, ऑप्शन नंबर बी पांडुचेरी, तिरुनेलवेली और डी है त्रिशूर। तो इसका जो आंसर है वो है बस्तर। ज्ञान सरस्वती मंदिर भारत के तेलंगाना के बस्तर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित देवी सरस्वती का एक हिंदू मंदिर है। यदि हम बात करें भारत में तो दो सबसे बड़े सरस्वती माता के मंदिर निकल कर आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। एक का यदि हम बात करें तो मेहर का शारदा मंदिर और एक है आपका ये बस्तर गोदावरी नदी तट पर तेलंगाना में ज्ञान सरस्वती मंदिर। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करदांग मठ की यदि हम बात करें तो भारत में बहुत सारी जगहों पर मठ स्थापित किए गए और जो ये मठ है वो इम्पोर्टेंट सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, दूसरे धर्म से रिलेटेड भी है, लेकिन अधिकतर जो हम बात करेंगे वो है करदांग, मतलब अधिकतर जो हमारे भारत में मठ है वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो करदांग मठ की बात करी है, इन्होंने पूछा है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, इन चार राज्यों में से किस राज्य में करदांग मठ है? तो करदांग मठ का वो है, एक नाम गोम्पा भी बोलते हैं, गोम्पा मठ या करदांग मठ, और ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के में यदि आप बात करेंगे तो लाहौल घाटी, लाहौल और स्पीति घाटी है, उसमें से लाहौल घाटी में एक मठ है जिसका नाम है करदांग मठ। करदांग मठ के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14, शोर मंदिर। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत में अनेक मंदिर स्थित है जो प्राचीन काल से हम देखेंगे तो स्थापत्य कला में भारत अग्रणी श्रेणी में आता है। उसमें से एक जो शोर मंदिर है वो है ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरला। इसमें से जो तमिलनाडु है वहाँ पर एक शोर मंदिर स्थित है। शोर मंदिर के बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपुर की बात करेंगे। विष्णुपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ है? तो राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन में गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम। तो इसमें से जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आपका टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर है, विष्णुपुर मंदिर स्थित है। तो विष्णुपुर जो है वो जगह का नाम है, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का एक शहर है। स्थानीय टेराकोटा से बने हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। पिरामिड का आकार का रस रमंजा है। ये डिस्क्रिप्शन है जो आपको दी जाने वाली क्लास में के बाद जो दी जाने वाली PDF है उसमें आपको पूरा ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, करतारपुर साहिब गलियारा भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नामक तीर्थ स्थल को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारा से जोड़ता है। तो वो किस नदी के तट पर स्थित है? यदि वो बोल रहा है कि भारत में जो करतारपुर साहिब गलियारा है वो भारत में तो गुरदासपुर जो जिला है, डेरा बाबा नामक तीर्थ है, वहाँ से पाकिस्तान के करतारपुर साहिब तक जोड़ता है। तो किस नदी के किनारे हैं? तो इसका आंसर है रावी नदी के किनारे। तो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है वो किस नदी के किनारे है? वो है आपका रावी नदी के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कदम रसूल मस्जिद जिसका निर्माण ईंटों और काले संगमरमर से के उपयोग से होता है। कदम रसूल मस्जिद का पूछा गया है कि इसका निर्माण जिस टाइप के पत्थर से किया गया है, कहाँ पर है? तो उसका आंसर है बता रहा है कि कदम रसूल मस्जिद भारत के पश्चिम बंगाल में मालदा के गौर में स्थित है।
पश्चिम बंगाल में मालदा जिला की में एक स्थान है गौर, वहाँ पर स्थित है। तो इतना अंदर का आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लीजिए कि कदम रसूल मस्जिद भारत की किस राज्य में, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। इसके बाद चलेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है लेपाक्षी का मंदिर जो अपने लटकते खंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, उसे देश 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 मंदिर भी कहा जाता है। महालक्ष्मी मंदिर, वीरभद्र मंदिर, महाकाल मंदिर या मुरुगन मंदिर। तो यदि आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में यदि आप 13वीं से 14वीं शताब्दी में जाएंगे तो वहाँ पर एक साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। तो उन्होंने मंदिरों को निर्माण के कारण वहाँ की जो मंदिर निर्माण शैली है उसको हम जानते हैं, एक नाम है विजयनगर शैली। विजयनगर शैली में बना हुआ एक लेपाक्षी मंदिर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो उसकी स्थापत्य कला है वो ऐसी है कि आप उसमें खंबे, मतलब लटकते हुए खंबे और नीचे की साइड कुछ गैप दे रखी है। तो उस गैप के कारण उस मंदिर का नाम जो एक और भी पड़ा है, उस गैप के कारण नहीं पड़ा, लेकिन उसकी जो डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है कि वो लटकते खंबे है के लिए प्रसिद्ध है। तो उस मंदिर को क्या कहते हैं, तो उस मंदिर का नाम है वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर डिस्क्रिप्शन भी बोल रहा है कि वीरभद्र मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में है, लेपाक्षी में 16वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर की स्थापत्य विशेषता विजयनगर शैली में। यदि ये मंदिर की बात करें तो ये है 16वीं शताब्दी में बना हुआ, लेकिन यदि विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो वो 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में कायम हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बात कर रहा है लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर की बात कर रहा है तो भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता और उज्जैन। तो इसका जो आंसर है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में यदि आप बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में आपके स्थापत्य कला के लिए महत्वपूर्ण मंदिर में एक तो जगन्नाथपुरी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है पुरी जिले में। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर जिसकी बात हमने करी भुवनेश्वर में, और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर की हम बात करें तो ये इसे हम एक ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पेगोडा। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा में हमने कितने मंदिर पढ़ लिए, 3 मंदिर इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत के प्रसिद्ध मठों के संबंध में, मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यदि हम मठ, हमने जब इसके पहले बात करी थी गुम्पा मठ या करदांग मठ, वो जो था हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट मठ है उसमें से जोड़ा गलत की बात कर रहा है। तो जोड़ा गलत में यदि हम बात करें तवांग अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो सही है कि तवांग जो मठ है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम बात करेंगे रुमटेक बौद्ध मठ की, तो ये रुमटेक बौद्ध मठ भी सिक्किम में है। नेक्स्ट है कुंजी मठ हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी सही है। लेकिन जो बात कर रहे हैं घुम मठ, ये घुम मठ जम्मू कश्मीर में ना होके आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। इसकी स्थापना भी लिखी हुई है कि 1975 में हुई थी। घुम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन में से एक है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घुम रेलवे स्टेशन नहीं है। तो इसमें इसका जो आंसर हो गया कौन सा जोड़ा गलत है, तो वो है घुम मठ। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर की वास्तुकला पंचायतन शैली की है। यदि हम मंदिर निर्माण शैली की बात करें तो अलग अलग श्रेणियों के नाम आते हैं। जैसे हम बेसर शैली की बात करते हैं, बेसर शैली आपका है द्रविड़ शैली। इसके अलावा है आपका उत्तर भारत में जो चलता है वो है बेसर, द्रविड़ और उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली। तो इसमें से जो उन शैलियों में भी जो मंदिर की स्ट्रक्चर है, मंदिर के स्ट्रक्चर के नाम पे हम बेसर, द्रविड़ और उत्तर भारतीय निर्माण शैली की बात करते हैं। इसके अलावा एक और श्रेणियों मतलब शैलियों में सब शैली की बात करते हैं कि
जो मंदिर में मूर्तियां बिठाई जाती है, वो मूर्तियां जैसे आपने देखा होगा कि शिवलिंग जो बैठती है वो गर्भगृह में एक शिवलिंग रहती है, इसके अलावा आसपास जो मूर्तियां बैठी रहती है उसको हम बोलते हैं पंचायतन शैली। तो इसमें से जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर की वास्तुकला पंचायतन शैली की है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर डी बृहदीश्वर मंदिर और ऑप्शन नंबर डी दशावतार मंदिर। इसमें से जो दशावतार मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी जो शैली है वो है आपका पंचायतन शैली। और उत्तर भारत की हम निर्माण शैली की बात करते हैं तो उसका नाम रहता है नागर शैली। नागर शैली। तो मंदिर निर्माण की 3 शैली रहती है। उत्तर भारत में हम बात करेंगे तो नागर शैली ऊपर वाले में, और दक्षिण वाले पार्ट में बात करेंगे तो वो रहता है द्रविड़ शैली। तो इन दोनों का जब मिलाकर कोई चीज बनाई जाती है, कोई सा मंदिर बनाया गया है, तो उसे हम बात करते हैं बेसर शैली, मिक्स्ड शैली। उसी में एक दशावतार मंदिर है, वो जो है वो पंचायतन शैली में निर्मित है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे हम 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम के 4 पंचरथ हैं, 5वें रथ का नाम क्या है? यदि आप बात करेंगे कि आप तमिलनाडु में महाबलीपुरम तमिलनाडु में रथ मंदिर स्थित है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में रथ मंदिर स्थित है। इसमें 5 रथ है। 5 रथ किसके नाम पर है? तो वो है पांडवों के नाम पर। पांडवों में आपके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन और नकुल और सहदेव, इसमें से 4 रथ जो है वो पांडव के 4 भाइयों के नाम पे है, और 5वां रथ जो है वो है द्रौपदी के नाम पर। तो इसमें से हमसे पूछा गया है धर्मराज रथ, तो दे दिया इन्होंने कि धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, और 5वें का नाम पूछा था, तो 5वें का नाम क्या है? द्रौपदी रथ। इसका आंसर है द्रौपदी रथ। और नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो इसमें से हमसे पूछा है कि किस देश का नाम कॉफी बाउल है। कॉफी बाउल मतलब कि सामान्य भाषा में हम बात करते हैं कि जहाँ पे जिस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसके हम नामकरण कर देते हैं, जैसे गेहूं की डलिया, गेहूं की टोकरी, ऐसे ही वो विश्व का कॉफी बाउल, तो वो उसका नाम है ब्राजील। सबसे ज्यादा यदि कॉफी का उत्पादन करता है तो ब्राजील करता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 कथन दे रखे हैं। सांबर झील की बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। इसमें ऑप्शन नंबर ए बोला है यह भारत की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका निर्माण धूमकेतु के अतिवेग प्रभाव के कारण हुआ है। यह अरब सागर में गिरती है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। तो यदि हम बात करेंगे चारों कथनों के बारे में, तो चारों में से जो ये कथन है यह भारत की सबसे ऊंची झील है, ये भी गलत है। ये इसका निर्माण धूमकेतु के अतिवेग प्रभाव के कारण हुआ है, ये भी गलत है। यह अरब सागर में गिरती है, ये भी गलत है। यदि इसकी बात करेंगे इसका निर्माण धूमकेतु के अतिवेग प्रभाव के कारण हुआ है, तो यदि ये तो महाराष्ट्र के लोनार लेक की बात कर रहा है, ये ऑप्शन लोनार लेक, ये भारत की सबसे ऊंची झील है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है भारत की सबसे ऊंची झील तो लेह लद्दाख में है, लेह और लद्दाख में, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो है यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। और कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। इसके बाद है नेक्स्ट 25वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 25वें नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम उत्पादक देश की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूएसए और भारत। तो इसमें से जो कजाकिस्तान है, इन जो चारों देशों में से बात करेंगे हम 2 देश की। 2 देश, जो दोनों देश है मध्य एशिया में, मध्य एशियाई देश बोलते हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान। ये ऐसा नहीं है कि यूरेनियम उज्बेकिस्तान में नहीं होता, उज्बेकिस्तान में भी होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान। ये जो 4 देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, ये सब मध्य एशियाई देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन पे। 25वें नंबर का क्वेश्चन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है हमारा 26वें नंबर का क्वेश्चन। 26वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर ए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से हम बात करेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो है स्थित आपके उत्तराखंड में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका सिक्किम में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन डेल्टा में बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका है ये पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 27वें नंबर क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, तो नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सी पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो यदि हम ऑप्शन से चलेंगे तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो आपके रहता है राजस्थान में, और राजस्थान में आपकी अरावली पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट बात है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये है ओडिशा में। ओडिशा में हम महेंद्रगिरी पहाड़ी को देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में, और इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका केरला में। सॉरी, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, इसके पहले जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था, ये है आपके कर्नाटक में। ये यहाँ पर एक मतलब छोटी सी मिस्टेक थी, तो उस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट में जो इधर की साइड हम बात कर रहे थे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हम देखेंगे तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में स्थित है। उसमें से जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो पूरा का पूरा किस राज्य में जाता है, कर्नाटक में, और वो कर्नाटक में भी फैली हुई है नीलगिरी पहाड़ियां। तो इसका आंसर है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है और हुलॉक गिब्बन की आबादी के लिए जाना जाता है। यदि हम बात करेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नोकेरेक राष्ट्रीय उद्यान और मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से वो पूछ रहा है कि कौन सी जो मिजोरम में है, इसके अलावा हुलॉक जनजाति हुलॉक गिब्बन की आबादी के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, ठीक है। केबुल लामजाओ मणिपुर, नामदफा मेघालय, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और नोकरेक मेघालय। नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश, केबुल लामजाओ मणिपुर, नोकरेक मेघालय और मोरलेन मिजोरम। और मिजोरम में जो ये नेशनल पार्क है वो हुलॉक गिब्बन की आबादी के लिए जाना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है, उसके अलावा भारतीय तेंदुओं की आबादी के लिए जाना जाता है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो यदि हम बात करेंगे नागरहोल और बांदीपुर, ये दोनों तो कर्नाटक में आ गए, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। नेक्स्ट है राजस्थान में दो है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से भी जो भारतीय तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान इसका 29 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 30, और पूछ रहा है कि कौन से राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो इसका जो
आंसर है वो है उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो वो है आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद मतलब राज्य के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा देश सार्क संघ का सदस्य नहीं है? तो सार्क जो देश का सदस्य नहीं है उसमें है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन। तो सार्क में यदि हम बात करेंगे, सार्क इस टाइप से लिखा जाता है सार्क। तो सार्क में पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है। इसमें जो चाइना है वो चाइना आपका सार्क देश में नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन नंबर 32, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? मानवाधिकार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, वन संरक्षण और पशु अधिकार। इन सभी अधिकारों के लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती है, जिसमें से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो किस सेगमेंट पे काम करती है? तो उसका आंसर है मानवाधिकार। तो मानवाधिकार के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल संस्था एमनेस्टी। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करेंगे। इसमें आप डिस्क्रिप्शन है जो आपकी पीडीएफ में शामिल है, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बहुत फेमस पुस्तक है उसका जो लेखक है वो है स्टीफन हॉकिंग। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 34 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यदि बात करेंगे कोफी अन्नान, जॉन एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन। तो इनमें से जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो आत्मकथा है नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बने थे और वहाँ की जो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो थे नेल्सन मंडेला। और उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वॉइस एंड अदर्स और इंग्लिश में हम बात करेंगे तो इसका पूरा जो अदरवाइज है तो पुस्तक का नाम है वॉइस एंड अदरवाइज। वॉइस एंड अदर वॉइस, इस बुक को किसने लिखा है? तो उस बुक को लिखा है डॉक्टर सुधा मूर्ति जी ने। इन्हीं के हस्बैंड के बात करेंगे नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर है, और सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडर में शामिल है। और इनके जो दामाद है ऋषि सुनक वो है जो भी ब्रिटेन के चुनाव में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव लड़ा था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव हार चुके हैं, तो इनके दामाद है वो। इसके बाद है नेक्स्ट प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सभी ने नाम सुना होगा इसका। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक का नाम पूछा है तो किसने लिखा है? अरुंधति रॉय। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है। इसके बाद 37, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने इंडिया ए मिलियन यूनिटीज नाउ पुस्तक लिखी है? तो उसका इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज डाउन। तो इसका जो आंसर है वो है आपका विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, जिसका हम वीडी नायपॉल के नाम से जानते हैं इन्हें, वीडी नायपॉल। इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया ए मिलियन यूनिटीज नाउ। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38, एवरिक वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं आपके नवीन चावला। इस पुस्तक को लिखने वाले हैं नवीन चावला। ठीक है, नवीन चावला। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है?
इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि नहीं की बात कर रहा है वो, तो नहीं लिखी गई है। उसमें जो पहली बुक का नाम है शकुंतला। शकुंतला यदि हम शकुंतला नहीं लिखते इसको, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है ऋतु संहार, मालती माधव और मालविका अग्निमित्र। तो इसमें से जो 3 बुक है, ऋतु संहार, शकुंतलम, विज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, ये तीनों जो बुक लिखी गई है वो है महाकवि कालिदास के द्वारा। इसके अलावा जो मालती माधव लिखी गई है वो है भवभूति द्वारा। तो भवभूति के द्वारा लिखी गई मालती माधव। इसमें से जो नहीं लिखी गई थी वो उसका आंसर है आपका मालती माधव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्किटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विपिन चंद्र पाल, मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। तो आर्किटिक होम द वेदास पुस्तक के लेखक है वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 41 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि प्रिट्जर पुरस्कार देश के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो बेसिक ये पूछ रहा है कि प्रिट्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, गणित, वास्तुकला और दवा। तो यदि हम बात करेंगे तो साहित्य में तो हमको पता है कि बुकर पुरस्कार दिया जाता है, वास्तुकला में प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाता है, जो इसका आंसर है प्रिट्जर पुरस्कार। उसके अलावा गणित में दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम है एबल पुरस्कार, जो जिसे हम गणित का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, एबेल पुरस्कार को। तो इसका जो आंसर है वो है वास्तुकला में दिया जाने वाला प्रिट्जर पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके द्वारा भी नहीं दिया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा भी नहीं दिया जाता है। ये दिया जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसका हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं इग्नू। तो इग्नू यूनिवर्सिटी के दिए जाने वाला पुरस्कार है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार या राष्ट्रीय पुरस्कार बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भौतिकी यदि हम भारत में बात करें तो भारत में बहुत से लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब बहुत से में से गिनती के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें से सीवी रमन को मिला है, एस चंद्रशेखर को मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है। उसी में से जो पहला पूछा है वो भी भौतिकी में, मतलब फिजिक्स में, तो वो मिला है डी चंद्रशेखर वेंकटरमन को, सीवी रमन को जो मिला है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में। आपका 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। रमन प्रभाव की खोज करी थी और प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव की से संबंधित थे, ये मतलब उसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 44। सुल्तान अजलन शाह कप हर वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यदि हम बात करेंगे कि सुल्तान अजलन शाह कप की बात करेंगे तो ये कप जो रिलेटेड है हॉकी से, और हॉकी के बाद ये मलेशिया में हर साल आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का। सभी विभिन्न खेलों के कोचों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? यह देश के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम बात करेंगे, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से अशोक चक्र, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और फाल्के पुरस्कार। तो यदि फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो ये तो आपका सिनेमा से रिलेटेड है, ठीक है। और अशोक चक्र आर्मी से रिलेटेड है, जैसे हम परमवीर चक्र की बात करते हैं, वीर चक्र की बात करते हैं, कीर्ति चक्र की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च बलिदान चक्र मिलता है वो है अशोक चक्र। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार मिलता है खिलाड़ियों को। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं कोच को दिया जाने वाला। तो कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार
कोचों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। अवार्ड्स की बात कर ली हमने। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर का। 46 नंबर क्वेश्चन में हमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। यदि हम बात करेंगे किशोर कुमार पुरस्कार की, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की, कालिदास पुरस्कार की और लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो इन तीनों को तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन कालिदास पुरस्कार आपके मध्य प्रदेश सरकार ये कालिदास पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार और किशोर कुमार पुरस्कार, ये तीनों दिए जाते हैं किसके द्वारा? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो बाकी जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है वो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के बाद हम बात करेंगे परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है। इसके पहले भी हमने अशोक चक्र से बात कर ली थी कि अशोक चक्र के बारे में। वीरता चक्र में हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो चक्र होता है वो है परमवीर चक्र, और उससे भी सम्मानित होने वाले एकमात्र वायुसेना अधिकारी, मतलब एयरफोर्स के एकमात्र ऑफिसर है जो परमवीर चक्र मिला है जिन्हें, तो उनका नाम है निर्मलजीत सिंह सेखो। ठीक है, क्या नाम है उनका? निर्मलजीत सिंह सेखो। जनवरी 2018 तक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखो 1971 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी जिन्हें पदक से सम्मानित किया गया। तो अभी तक की एयरफोर्स की हिस्ट्री में एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी है निर्मलजीत सिंह सेखो, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है अरुंधति राय निम्नलिखित में किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है। तो इसके पहले हमने जब बात करी थी बुक का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनके लिए ही इनको मेन बुकर पुरस्कार मिला था। उस बुक के लिए इनको क्या मिला था? अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है चेरी पिकिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। यदि आप कोई सी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम देते हैं या फिर प्री की एग्जाम देते हैं, जैसे यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, तो इस टाइप की जो वनडे एग्जाम्स होती है उसमें जो जीके पूछा जाता है, और उसमें भी स्पोर्ट्स का जो जीके पूछा जाता है। स्पोर्ट्स जीके में से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ये जो पर्टिकुलर शब्द है वो किससे संबंधित है। जैसे इसमें पूछा गया है चेरी पिकिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। हम जैसे डक आउट की बात करते हैं क्रिकेट में, नॉट आउट की बात करते हैं क्रिकेट में, इसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड मैन की बात करते हैं, वो भी क्रिकेट में होता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है उसमें से चेरी पिकिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल खेल में कौन सा प्रयोग किया जाता है? चेरी पिकिंग शब्द। इसके साथ नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50। हमारा आधा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें डॉल्फिन की शब्द पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है। तो खेलों की शब्दावली में से जो पूछा गया है, पहला है फुटबॉल, रग्बी, तैराकी और क्रिकेट। तो डॉल्फिन किक की यदि बात करेंगे तो डॉल्फिन मतलब कि मछली, और मछली कहाँ पर रहती है? जल में। तो जल में तैरती है, तो तैरने समय याद रख लेंगे कि तैराकी में। तो जो जिस टाइप से डॉल्फिन जो तैरती है, तो जिस टाइप की मूव्स करती है उस टाइप की मूव्स को कॉपी करके इंसान जो तैराकी में स्पीड बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं डॉल्फिन किक। तो डॉल्फिन किक के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 50 क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे अगले 50 क्वेश्चन की। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो हमारा है कि किस खेल का टूर्नामेंट है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप। शब्दावली से हमने 2 शब्दावली देख ली, इसके अलावा कब से बात कर लेते हैं। तो ये मलेशिया में होने वाला हॉकी का टूर्नामेंट है सुल्तान ऑफ जोहर कप। इसके पहले हमने बात कर ली थी इसकी हॉकी में कि जो सुल्तान अजलान शाह कप है कहाँ किस देश में आयोजित होता है, तो वो होता है आपका मलेशिया में। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। इसमें आप इधर हिंदी भी देख रहे हैं और इधर इंग्लिश भी देख रहे हैं, तो आप जिसमें सूटेबल हो उस लैंग्वेज में आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक रिंग में मौजूद नहीं है। तो गुलाबी, हरा, नीला और लाल। यदि आप बात करेंगे ओलंपिक के, तो ओलंपिक में
इस टाइप की रिंग से बनी हुई रहती है। ठीक है, ये रिंग्स में से जो सारी रिंग्स रहती है, इसको यदि हम और अच्छे तरीके से करें तो एक तो येलो कलर की रहती है, वो ओरिजिनल ऑलरेडी हमारे पास है। ऑरेंज के बाद एक रहती है रेड, मतलब इस सीक्वेंस में नहीं रहती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक ब्लैक और एक ब्लू हो जाएगी। ठीक है, ब्लू, और एक और कोई सी इस टाइप की एक और रिंग रहती है, इस टाइप की 5 रिंग्स वाइट रहती है शायद, तो वाइट, तो इस टाइप की 5 रिंग से मिलके एक ओलंपिक रिंग बनती है। उसमें से कौन सा कलर नहीं रहता, तो उसका आंसर है आपका गुलाबी। तो गुलाबी कलर आपको कहीं पे भी उस पर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। फीफा की स्थापना देश पूछा है कि कौन से देश में हुई थी? इटली, फ्रांस, स्पेन और इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। तो इसमें से जो फीफा की स्थापना हुई थी वो हुई थी फ्रांस में। इटली की स्थापना इटली की नहीं, फीफा की स्थापना हुई थी वो हुई थी फ्रांस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले संस्करण के अलावा नई दिल्ली में ने एशियाई खेलों के कौन से संस्करण की मेजबानी की थी? अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन, न्यू दिल्ली हैज आल्सो होस्टेड द एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स जो हुए थे 19 समथिंग मुझे यदि याद आ रहा है तो 1950 के समथिंग हुए थे, 1951 52 के समथिंग। तो पहले जो एशियाई खेल थे उसकी मेजबानी किसने करी थी? दिल्ली ने। उसके अलावा जो 9वें नंबर का था, 9वें नंबर का जो एशियाई खेल थे उसकी स्थापना मतलब उसकी जो मेजबानी करी थी वो किसने करी थी? दिल्ली ने। नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका बिब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह शब्द संख्याओं के साथ मुद्रित शीटों को संदर्भित करता है। तो बिब शब्द पूछा है और किस खेल से संबंधित है और बाकी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है शब्द संख्याओं के साथ मुद्रित शीटों के। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी चल रहा है। ये चल रहा नहीं है। जब ट्रांसलेट करते हैं रनिंग को तो गूगल ट्रांसलेट रनिंग को क्या कर देता है? चल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है रनिंग। तो इसका जो आंसर है वो है रनिंग। कि बिब शब्द किससे संबंधित है? रनिंग से। रनिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 56 में बात करेंगे। क्वेश्चन में देश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यदि चुनाव आयुक्त की बात करें तो आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयुक्त की बात करी गई है और उसमें से जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो सुकुमार सेन। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अब 57। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो बात करेंगे डेल्टा की। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? यदि भारत के पहले लोकपाल की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर है जस्टिस A.K. सिकरी, जस्टिस न्यायमूर्ति N.V. रमन, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस S.A. बोबड़े। तो इसमें आंसर जो है वो है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत में किसी राज्य हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी आपकी लीला सेठ। तो भारत में किसी भी राज्य की यदि हाईकोर्ट की बात कर रहे हो, हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस की बात करें तो वो थी आपके लीला सेठ। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री की बात करेंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की
विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बहुत सारी साइट दे चुके हैं, उसमें से जो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका मिश्रित में पहला मिश्रित, भारत का पहला मिश्रित और एकमात्र विरासत स्थल है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 62 पे। 62 क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाई के मान की गणना की थी? बुद्धयान, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और श्रीधराचार्य। तो यदि हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो की खोज किसने की थी? तो भारत के जो गणितज्ञ थे या भौतिकी के नॉलेज वाले वो व्यक्ति थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने तो जीरो की खोज करी थी। इसके अलावा जो पाई की मान की गणना करी थी 22/7 जो हम लिखते हैं वो है आपके बुद्धयान। बुद्धयान के बाद बात करेंगे प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो बोला गया है कि प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, तो पहले भारतीय कौन थे? वो थे डॉक्टर नहीं, नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, मंगल ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान क्या था? जब ये मंगल मिशन आपने भारत के इसरो द्वारा छोड़ा गया था, तो जो आपका जो मंगल मिशन छोड़ा गया था तो उसका जो यान है उसका नाम था PSLV-C45। इसके बाद है भारत के किस शहर में पहली फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? तो वो है आपका ग्रेटर नोएडा। सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे। भारत में पहली पूर्ण जनगणना की बात कर रहे हैं कि पहली पूर्ण जनगणना वर्ष कौन से वर्ष में हुई थी? यदि भारत में पहली जनगणना की बात करेंगे तो 1873 में हुई थी, लेकिन पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। इसके बाद बात कर रहा है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, मतलब कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। तो उसका सन पूछा कि कौन से सन में लॉन्च किया गया था? तो वो है आपका 1975 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग की बात करें तो ये आया था 2014 में। 2014 तक जो भारत में काम कर रहा था वो था आपका 1950 में पहली योजना आई, पंचवर्षीय योजना को बनाने का जो दायित्व था वो था योजना आयोग को। जब 2014 में नई सरकार आई तो नई सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने के बाद नीति आयोग को बनाया, और नीति आयोग जब अस्तित्व में आया वो आया था 2015 में। ठीक है, 2015 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसमें ऑप्शन दे रखा है 1952, 1942, 1947 और 1995। तो इसका आंसर है आपका 1995। यदि हम बात करेंगे इसके पहले विश्व व्यापार संगठन को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था गेट के नाम से। ठीक है, तो इस संस्था को पहले हम जानते थे गेट के नाम से। 1995 से विश्व व्यापार संगठन नाम हो गया ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार द्वारा नए भारतीय रुपयों के प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2010। ठीक है, जुलाई 2010 को नए भारतीय रुपयों के प्रतीक को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ नहीं, इसमें जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, कब हुई थी। इसमें जो हमसे सन पूछा गया कि कौन से सन में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1982 में। 1982 में जो भारत की राष्ट्रीय कृषि मतलब जो कृषि क्षेत्र से जुड़े जो रोजगार है या इंडस्ट्री है उनको जो वित्त प्रदान करने की जो सुविधा है वो आपकी नाबार्ड के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे भारत में
आर्द्र भूमि पर सम्मेलन रामसर कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष 1971 में हम यदि बात करें तो 1971 में 1971 में ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन, जो वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन लागू किया गया था, जो भारत में लागू हुआ था 1982 में। ठीक है, तो भारत में लागू हुआ था 1982 में। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। भारत के किस राज्य में हर साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? यदि अंबुबाची मेला की बात करें तो वो है असम में। असम में माँ कामाख्या का जो माँ दुर्गा या माँ शक्तिपीठ बोलते हैं हम, तो शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ में से जो एक शक्तिपीठ है माँ कामाख्या, वो है असम में, असम के गुवाहाटी जिले में। इस गुवाहाटी जिले के कामाख्या माता मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, कुंभ मेला का आयोजित नहीं होता। यदि हम कुंभ मेला की बात करें तो भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसमें से पहला है इलाहाबाद, ठीक है, उसका है उज्जैन, अगला है हरिद्वार और पूरी की जगह आ जाएगा आपका नासिक। तो 4 जगहों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो बेस्टिल दिवस यदि बात करेंगे तो ये जो दिवस मनाने की परंपरा है वो है आपके फ्रांस से रिलेटेड। तो फ्रांस से रिलेटेड है तो उससे हम रिलेशन भारत में देखेंगे तो पुडुचेरी जो था वो फ्रांस के अंडर कंट्रोल में आता था, इसीलिए वहाँ पर आज भी बेस्टिल डे नाम से एक दिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, क्वेश्चन नंबर 79। राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार एक प्रमुख आयोजन होता है। तो सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। इसके अलावा मरु मेला, सोनपुर मेला बिहार में लगता है और पुष्कर मेला, तो जो पुष्कर मेला है वही है इसका क्वेश्चन का आंसर, ऊंट मेला राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 80, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो गुजरात का माधवपुर मेला किस भगवान की याद में मनाया जाता है? तो यदि वो बात करेंगे कृष्ण और रुक्मणी, कृष्ण द्रौपदी, कृष्ण और राधा, शिव और पार्वती, तो इसका आंसर है आपका कृष्ण और रुक्मणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 में आप देखेंगे कि पूछा गया है एटीएम में टी का क्या मतलब है। तो एटीएम यदि हम इस टाइप से लिखते हैं एटीएम, इसमें से जो टी का मतलब है एटीएम, एटीएम में जो टी का मतलब है वो उसका नाम है टेलर, ठीक है, टेलर। और ए से होता है ऑटोमेटिक, एम से होता है मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात है बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में एफ का क्या अर्थ है। यदि आप बैंक से कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं नेफ्ट के द्वारा, आईबीपीआई इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के द्वारा, आईएमपीएस के द्वारा, तो आपको एक आईएफएससी कोड दिया जाता है, मतलब बैंकों का एक कोड रहता है, उसमें से आईएफएससी कोड का जो पूरा नाम पूछा गया है तो उसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। इसमें से एफ का मतलब क्या हो गया फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल का हिंदी में मतलब क्या होता है वित्तीय। इसका आंसर हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? एक सेवा के रूप में एक प्रोटोकॉल, एक सेवा के रूप में प्रदर्शन, एक सेवा के रूप में भुगतान और एक सेवा के रूप में मंच। तो इसका यदि हम पास का हिंदी में तो आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में रहता है। इसका फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास का पूर्ण रूप है। उसका जो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं एक सेवा के रूप में एक मंच, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ईईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है। यदि आप रैम और रोम के नाम से कंप्यूटर में मेमोरी की बात करते हैं, जिसमें रोम को भी हम अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब करते हैं। एक रोम होता है, उसके बाद फिर पी रोम होता है, पी के बाद ईपी रोम होता है, उसके बाद ईईपी रोम होता है।
तो ई रोम में की बात करेंगे तो इसका जो इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि विद्युतीय रूप से मिटाए जाने योग्य प्रोग्राम योग्य रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा जो बोल रहा है यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो यूपीआई का पूर्ण रूप यदि हम देखेंगे तो इंग्लिश से हिंदी में भी उसका ट्रांसफर वही हुआ है, यूनाइटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनाइटेड अंतिम भुगतान साधन, यूनाइटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता ही, ये तो नहीं होगा। एकीकृत भुगतान इंटरफेस होगा। एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ली कला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है। तो यदि वर्ली कला की उत्पत्ति मतलब कला के क्षेत्र में बहुत सारी कलाएं भारत के अलग अलग राज्यों से संबंधित है, उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश ये कला के रूप में समृद्ध राज्य है। इसी राज्य में वर्ली कला जो बात करते हैं वो है आपका उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से। वर्ली कला की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है तो वो है महाराष्ट्र से। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है। यदि पारंपरिक पेंटिंग की बात करें और ओडिशा की बात करें तो इसमें से वर्ली की हमने बात करी है वो है आपकी ओडिशा की, महाराष्ट्र की। ऐसे ही पट्टचित्र जो है वो है आपकी ओडिशा की। पट्टचित्र पारंपरिक पेंटिंग कला वो है ओडिशा की, ये रहा। इसके अलावा वर्ली की हमने बात करी है आपकी महाराष्ट्र की। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग की सभी जानते हैं बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 वस्त्र कला मुद्रण की बाघ शैली ने किस राज्य से संबंधित है। तो यदि बाघ प्रिंट की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो धार जिला है वो बाघ पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 89 आभूषणों में खांचे या नक्काशी को रंगीन इनेमल से कोटिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके जो आभूषण बनाए जाते हैं उसको भी रंगीन करने के लिए कोटिंग की जाती है, इनेमल से कोटिंग की जाती है। उसको आप किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर है फुलकारी, जरदोजी, मीनाकारी और चिकनकारी। तो यदि फुलकारी, जरदोजी और चिकनकारी की बात करते हो तो कपड़ों पे पेंटिंग की कोटिंग है। इसके अलावा जो आभूषणों पे की जाती है तो वो है मीनाकारी कोटिंग। मीनाकारी कोटिंग की जाती है आभूषणों पे। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। सोरा पेंटिंग ओडिशा, सोरा पेंटिंग के बाद बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, फर्ड पेंटिंग राजस्थान और गुलर पेंटिंग कर्नाटक। तो इसमें से जो बात करेंगे हम सोरा पेंटिंग की, तो सोरा पेंटिंग तो आपका ओडिशा में है। सोरा पेंटिंग ओडिशा से संबंधित है। बाघ पेंटिंग इसकी जैसे हमने अभी इसके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी, बाघ पेंटिंग धार में मध्य प्रदेश से। फर्ड पेंटिंग आपकी राजस्थान में है और गुलेर पेंटिंग कर्नाटक से ना होते हुए आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो गुलेर पेंटिंग कहाँ से है आपके हिमाचल प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 राजा रवि वर्मा जी ने भारत के महानतम चित्रकारों में से एक माना जाता है। भारत के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हुए राजा रवि वर्मा। तो इनमें से किस राज्य से थे। तो यदि आप इसमें इनका जो राजा रवि वर्मा का राज्य पूछेंगे तो राजा रवि वर्मा कहाँ के थे, केरल के थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है। आपको यदि बात करेंगे कि अभी हमने जो बहुत सारी कढ़ाई पेंटिंग मतलब बाघ पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, चिकनकारी पेंटिंग, आपकी मधुबनी पेंटिंग, फर्ड पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, इतनी पेंटिंग्स की बात करी तो उसमें से जो चिकनकारी पेंटिंग है उसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है लखनऊ, यूपी का लखनऊ। भारतीय राज्य की पेंटिंग्स के बाद बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंदना ब्लॉक प्रिंट नामक रंगीन कला जो कपड़ों पर रूपांकनों की सुंदर लेकिन संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है के तारापुर गांव में प्रचलित है। तो यदि तारापुर गांव की बात करेंगे तो ये नंदना ब्लॉक प्रिंट तारापुर महाराष्ट्र में है। ये जो तारापुर गांव है
तारापुर गांव है जो वो है महाराष्ट्र में। और इसके अलावा यदि तारापुर से एक और चीज़ याद रखेंगे तो तारापुर रेडियो एक्टिव स्टेशन भी हमारे पास वहाँ पर मिलता है तारापुर में। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 94, क्वेश्चन नंबर 94, किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग के लिए कसूती, फिर से हम वापस से वही बात है कि कलमकारी से लेके हमने चिकनकारी तक की बात कर रही है। कसूती पेंटिंग के लिए, कसूती कढ़ाई पेंटिंग के लिए कर्नाटक फेमस है, जहाँ के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगली बात करेंगे हम 95, क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो 18 की बात करेंगे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर गुजरता है, तो मतलब इसका आंसर है वो नहीं गुजरता, तो बिहार से नहीं गुजरता। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूट जोलोकिया काली मिर्ची के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो भूट जोलोकिया काली मिर्ची नामक जो काली मिर्ची मिलती है वो आपकी ओडिशा राज्य में नहीं मिलती है। ठीक है, ओडिशा राज्य में नहीं मिलती। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने बात करी थी। इसके बाद है पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो पैठणी साड़ी आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे साड़ियों में, तो जैसे साड़ियों में बात करते हैं चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महेश्वरी साड़ी महेश्वर में पाई जाती है, मतलब कि वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। जैसी ही पैठणी साड़ी आपके पैठण जिले महाराष्ट्र में मतलब कि फेमस है, वहाँ की उनके नाम से फेमस हो चुकी है वो। इसके अलावा भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? पूर्व का एथेंस की बात करेंगे तो हम वो है आपका मदुरई, तमिलनाडु मदुरई में मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, वो है आपका लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु है? यदि हम राज्य पशु की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम जैसे देखते हैं कि बाघ है, वैसे ही सिक्किम राज्य का जो राज्य पशु है वो है आपका लाल पांडा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो इसी तरह से हम आज के जो 300 डे चैलेंज का जो आज का लेक्चर था उसमें हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।